नमस्कार नमस्कार। सो शुरू करते हैं। नमस्कार। KOH हेरिटेज कमिटी हिंज लिटरेचर स्ट्रीम तरफ अपने विक्रम खोसा। काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, अच्छी बात है ये बहुत। सो और हमारे जो यंगर जनरेशन का इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसा ही रह जाएगा। Nobody बिल्कुल। will know about the what state of कहाँ से कश्मीरी आई है, क्या बने हैं, क्या चेंजेस आई हैं, किस एज में क्या चेंज हुई है, किसी को पता नहीं। सो आप इस गैदरिंग में एक चीज देखेंगे कि स्कॉलरशिप की बेशक कमी रहेगी, लेकिन पैशन और इंटरेस्ट की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो तो स्कॉलरशिप क्या है, ये लोग यंग हैं, दे आर सो पैशनेट अबाउट इट, दैट्स ग्रेट, सो ग्रेट। जस्ट मैं शुरुआत में सब लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से विक्रम खोसा और मनोज कौल की तरफ से आप सबका वेलकम करते हैं इस हमारे सेशन नंबर 3 में। इस कड़ी का ये कड़ी की तीसरा सेशन है, और इस सेशन में आज हम भट्ट अवतार या अवतार भट्ट की बानासुर कथा के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। हमारे लिविंग लेजेंड मैं बोलूंगा उनको, डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी, उन उनकी स्कॉलरशिप के हम लोग कट गए हैं यहाँ रह के, और इसलिए हम लोग डॉक्टर तोषखानी के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं होंगे। लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि इनकी स्कॉलरशिप आजकल की जैसी स्कॉलरशिप नहीं है, लिमिटेड टू वन स्ट्रीम। इनकी स्कॉलरशिप लिटरेचर में है, लिंग्विस्टिक्स में है, रिलीजन में है, रिचुअल्स में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, और जहां तक मैं जानता हूं ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मैंने इनको वो काम भी करते हुए देखा है। सो इफ देर इज अगर मास्टर ऑफ इफ देर इज एनीथिंग मास्टर ऑफ नॉन। नहीं नहीं नहीं, अगर इफ देर इज if there is something about Kashmir that Dr. Toshkani does not know, it's probably not worth knowing. so, बहुत हाईली एग्रेडेड so, so है। no, I mean all of it, and मेरी जो जितनी समझ है, I know आपकी पोजीशन क्या है और आपकी स्कॉलरशिप क्या है। तो मैं केवल एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा ये प्रोग्राम के बारे में, बिफोर डॉक्टर तोशखानी टेल्स अस द डिटेल्स। वो ये है कि हमारे इस पूरे इनिशिएटिव का चार्टर इज कंटेम्प्ररी कश्मीरी लिटरेचर, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कंटेम्प्ररी कश्मीरी लिटरेचर। नाउ कंटेम्प्ररी वर्ड को कितना भी हम स्ट्रेच करें, हम डिस्कस करेंगे कि वो 10 साल पहले का कंटेम्प्ररी होता है या 20 साल या 20 साल या 30 साल, उस पे हम वी कैन क्विबल ऑन दैट। लेकिन किसी भी डेफिनेशन के हिसाब से 500 साल पुराना इज नॉट कंटेम्प्ररी। सो हम क्यों कर रहे हैं ये कंटेम्प्ररी हेरिटेज कमेटी में, क्यों 500 600 साल साल पुरानी? पुराना। 500 साल पुरानी हम इसलिए करते हैं, हम अपने आप को याद दिलाएं, हम सब जानते हैं बट याद दिलाएं कि हमारा आज वैक्यूम में क्रिएट नहीं हुआ है, वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस से आया हुआ है। और जो कश्मीरी आज हम बर्ताव में लाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि वो कितना चेंज हुआ है। 30 साल पहले जो कश्मीरी बर्ताव में लाई जाती थी जब हम कश्मीर में रहते थे, उससे ही कितनी भिन्न हुई है। इमेजिन 50 साल पहले के कंपैरिजन में, और इमेजिन 500 साल पहले की कश्मीरी जो हमारे पूर्वज बोलते होंगे। न सिर्फ वो लैंग्वेज, बट एक लिटरेचर का काम, लिटरेरी डिवाइसेस, वो मेटाफोर्स, वो मोटिव्स, वो कैसे वहां से आज के कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में उनका शेप दिया हुआ प्रारूप अब हम देखते हैं, कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, वो सब हम जानेंगे डॉक्टर तोशखानी से। एंड एज यूजुअल, अब मुझको जो बोलना था बोल चुका, अब मैं चुप, और अब डॉक्टर तोशखानी बोलेंगे और हम सुनेंगे। देखिए, बानासुर कथा जो है,
उसके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं यह बता दूं कि 15वीं शताब्दी में कश्मीर का ईरानी और फारसी संस्कृति के रंग में कश्मीर रंगा जा चुका था। संस्कृत का जो भाव वृत्त था, संस्कृत का जो सांस्कृतिक परिवेश था, वह बिल्कुल सिमट चुका था। लेकिन उसके बावजूद उस समय कुछ लोगों ने कश्मीरी में अपनी रचना शीलता का परिचय देने की का निश्चय किया। ये बहुत महत्व की बात है। खासकर बादशाह के समय में बादशाह ने उनको संरक्षण दिया, बादशाह ने उनको प्रोत्साहन दिया। लेकिन साथ ही साथ बादशाह ने ही उस समय फारसी को कश्मीर की राजभाषा बनाया। फारसी के राजभाषा होने के बावजूद उन्हीं के दरबार में ऐसे कवि थे जिनको अपनी भाषा में लिखने में जिनका बहुत ही उत्साह था। यानी उस समय, जिस समय सब कुछ फारसीमय हो गया था, मध्य एशिया के कल्चर में सब कुछ रंग गया था, उस समय भाषा में जिसको कहेंगे हम अपसर्ज ऑफ वर्नाक्यूलर, कश्मीरी में भी जैसे शेल्डन पॉलक ने कहा है वर्नाक्यूलर रेवोल्यूशन, तो वो वर्नाक्यूलर रेवोल्यूशन कश्मीर में भी देखा गया। वर्नाक्यूलर के प्रति लोक भाषा उसको इसने क्षेमेंद्र ने देश भाषा कहा है। और क्षेमेंद्र ने ही नहीं, जो प्राकृत के सारे देश में प्राकृत के लिखने वाले थे, प्राकृत के साहित्यकार थे, उन्होंने इसको 18 कश्मीर सारे भारत में 18 देश भाषा 18 देश भाषाएं हैं। ये बात कही कि 18 देश भाषाओं में कश्मीरी को भी गिना गया। ये बहुत महत्व की बात है। और वर्षा के समय में 3 विशेष साहित्य कवियों का नाम लिया जाता है। श्रीवर ने लिया है अपनी दूसरी राज तरंगिणी में, जो उस समय के श्रेष्ठतम साहित्यकारों में गिने जाते थे। तो उनमें से एक थे योध भट्ट। योध भट्ट ने जैन प्रकाश लिखा। जैन प्रकाश एक नाटक था। उसके अलावा नोथ सोम थे। नोथ सोम ने जैन चरित्र लिखा। जैन का मतलब जैनुल आबदीन है। जैन का मतलब वो जैन नहीं है जो कि हम समझते हैं। तो जैन चरित्र लिखा, यानी जैनुल आबदीन का जो जीवन है उस पर लिखा उसने। तीसरा हमारा भट्टावतार या अवतार भट्ट। उसने अपने आप को भट्टावतार भी कहा है और अवतार भी कहा है। तो भट्टावतार तो संस्कृत में कहने का ढंग है, अपने आप को एड्रेस करने का ढंग है। अवतार भट्ट ही उसका नाम था। अवतार भट्ट ने जैन विलास लिखा। जैन विलास में जैनुलाब्दीन की जो उक्तियां थी, जो वो कहता था, उसकी जो आउटपोरिंग्स थी थॉट्स की, उसको उसने पद्य में, पोइट्री में उसको उसने पद्यबद्ध किया, उसको पोइट्री में उसने लिखा। लेकिन जो हमारा ये ग्रंथ है, श्रीवर ने इसका कहीं नाम नहीं लिया। और ये बात विचित्र है कि ये तीनों ग्रंथ जो हैं, जिनका श्रीवर ने नाम लिया और जिनके कारण इसको अवतार भट्ट को राजकवि कहा गया, तो राजकवि ही नहीं, उसको बहुत बहुत शाह नाम ग्रंथाब्धि पारगा। संस्कृत तो संस्कृत, और शाहनाम देश हुआ ईरान, इसमें शाहनामा लिखा गया।
शाहनाम देश के ग्रंथों को के समुद्र को पार करने वाला, यानी पर्शियन स्कॉलर भी माना गया है। तो उसने उसकी जो एक ख्याति है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो अब केवल एक पुस्तक जिसका उल्लेख श्रीवर उसके जैनुल आबदीन के राज पंडित ने नहीं किया। लेकिन उसका कारण ये भी हो सकता है कि श्रीवर जो थे, उन्होंने सिर्फ उन रचनाओं का उल्लेख किया कश्मीरी में लिखी गई जो कि राजस्तुति परक थी, यानी इसमें राजा की स्तुति, राजा की प्रेज, राजा की यूलॉजी की गई थी। तो बाकी के साथ उनका संबंध नहीं था, या फिर हो सकता है उन्होंने वो बाणासुर कथा देखा ही नहीं हो, उसको देखा ही नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं लगता है मुझे। मुझे यही लगता है कि उन्होंने श्रीवर ने राजपरक स्तुतियों को ही उसको गिना, उसके आधार पर ही अब उन साहित्यकारों की महानता का आकलन किया। तो जो भी हो, श्रीवर ने भट्टावतार को उस समय के महानतम साहित्य का कवियों में माना है। और खुद श्रीवर जो हैं, खुद ये बाणासुर कथा के लेखक भट्टावतार जो हैं, वो भी अपने बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। बाणासुर कथा जो है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी कहानी जो है, इसकी कथा जो है, स्टोरी लाइन जो है, वो हरिवंश पुराण से ली गई है। हरिवंश पुराण में उषा अनिरुद्ध और कृष्ण बाणासुर युद्ध, इन दो धुरियों पर, प्रेम और युद्ध की दो धुरियों पर गतिमान है बाणासुर कथा की कहानी। तो ये दो धुरियां जो हैं, इसमें ये सब आधारित हैं। जो जैसे कथा वो हरिवंश में दी गई है। हरिवंश पुराण जो है, वो इसका भागवत का सप्लीमेंट है। कृष्ण का जीवन के बारे में उसमें लिखा गया है, क्योंकि उसने कृष्ण बाणासुर युद्ध का वर्णन है। तो इसलिए वो उसको उसने श्रीवंश से ही एक कथा लिखी और कहा श्री हरिवंश श्रीवंश क्षमा करें, हरिवंश हरिवंशस अंदर वन थी। ये कहानी जो है, ये हरिवंश में कही गई है, हरिवंश पुराण में कही गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा, पानय रचोम इह काव्य प्रबंध। ये काव्य प्रबंध जो है, ये प्रबंध काव्य जो है, ये नैरेटिव पोएम जो है, ये नैरेटिव पोएम मैंने खुद इसकी रचना की है। यानी एक ओर से वो अपनी मौलिकता को रेखांकित करना चाहते थे, दूसरी ओर से वो अपने कथा के स्रोत का भी उद्घाटन, उसके बारे में भी बताना चाहते थे कि कथा उन्होंने कहाँ से ली है। तो लेकिन बाणासुर कथा में हरिवंश पुराण की कथा को यूं का त्यों सभी ऐसे का वैसा नहीं लिया गया है। अनेक परिवर्तन आए हैं, अनेक प्रसंग जो हैं बदले हुए रूपों में आए हैं, अनेक नए आयाम जोड़े हैं। और खास तौर पर कवि का जोर जो है, कवि का बल जो है, वो काव्य सौंदर्य, कलात्मकता पर है, कलात्मक अभिव्यक्ति पर है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस पर है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सिर्फ हरिवंश से ली गई है, इसलिए इसे हरिवंश की अनुकृति है, हरिवंश की कॉपी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र काव्य कृति है कश्मीरी की, 15वीं शताब्दी के कश्मीर की इसमें शारदा लिपि में लिखी गई एक स्वतंत्र काव्य कृति है, जिसका अपना एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इससे हमें
उस समय के काव्य रूप, उस समय की काव्य भाषा, या लिखित कश्मीरी जिसको आप कह सकते हैं, या हो सकता है बोली हुई कश्मीरी भी वैसी हो, तो उस समय की भाषा का स्वरूप क्या था, ये इस सब पर, और उस समय के वो काव्य रूप कैसा था, उस समय की भाषा स्थिति क्या थी, इस सब पर प्रकाश बानासुर कथा में पड़ता है। और हम आश्चर्य में आ जाते हैं जबकि हम देखते हैं कि बानासुर कथा की भाषा आज के कश्मीरी से, और बल्कि अपने समय से पहले, अपने समय के बाद की कश्मीरी से भी, अपने समय के पहले की कश्मीरी से भी बहुत भिन्न है। ये बानासुर कथा का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो एक ही कॉपी उसकी मिली है। वन कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट है ये, एक ही पांडुलिपि इसकी मिली है, और वो मिली है वूलर को। जॉर्ज वूलर 19वीं शताब्दी के एक बड़े जाने माने इंडोलॉजिस्ट थे, जाने माने भारतविद थे। उन्होंने टूर किया और एक रिपोर्ट लिखी उस टूर पर, ए रिपोर्ट ऑन द टूर ऑफ कश्मीर Rajput, a report in the search of Sanskrit manuscripts in Kashmir, Rajputana and Central India। 1877 में उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, और 1877 में जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है बॉम्बे की, उसके जर्नल में ये सबसे पहले इसका छापा। लेकिन ये बात सुनकर शायद आपको आश्चर्य है कि उन्होंने इसकी सूचना बानासुर कथा के नाम से नहीं दी, उन्होंने इसकी सूचना, इसकी नोटिस बानासुर वध के नाम से दी। तो हम्म। जब मैंने अपनी थीसिस लिखनी शुरू की, उस समय तक मुझे भी ये विचार था कि ये बानासुर वध है, लेकिन जब मैंने देखा कि आरंभ से लेकर, पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक बानासुर वध कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि जो अंतिम पृष्ठ है उसका जो कोलोफोन है, उसकी जो पुष्पिका है, उस पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इति लहरे श्रृगालपुरी बानासुर कथा समाप्ता, शुभमस्तु लोकक पाठक यो। शुभमस्तु संस्कृत में लिखा उसने, यानी ये लहर में, लहर यानी लार, लार में या श्रृगालपुरी, आज के शालपुर कहेंगे उसको, उस गांव में ये बानासुर कथा जो है ये समाप्त, लिखकर समाप्त हुई। तो जाहिर है कि स्पष्ट है कि अवतार भट्ट या भट्टावतार खुद भी वहीं के रहने वाले थे, और वहीं उन्होंने इसका आरंभ भी किया और वहीं इसको समाप्त भी किया, बानासुर कथा। और साथ उन्होंने यह भी संकेत किया कि किसके समय में, यानी उस समय कौन राजा था। यह संस्कृत कथा काव्य की परिपाटी है कि आप जो उस वक्त का राजा हो, रूलर ऑफ द टाइम हो, रूलर ऑफ द टाइम के बारे में कहें तो उसने कहा, लिखा, बानन पाने विमले राज्य षड्विंशे वर्षे अवतारे बानासुर के। ये अवतार ने बानासुर कथा जो लिखी, ये वर्षा के, जैन हुआ जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन के शासन के 26वें वर्ष में, जो कि 1446 ईस्वी ठहरता है, उसमें लिखी गई है। यानी उसकी ओर संकेत किया है। साथ ही लिखने का जो रचना स्थान भी लिखा है, ये वहाँ श्रृगालपुर में, लहर, लहर का मतलब लार हुआ, आजकल इसको लार कहते हैं, तो लार में, लार के शालपुर गांव में उसने लिखी 1446 ईस्वी में। और साथ ही ये भी कहा, उसने खुद खुद ही एक बताया है,
हरिवंशस अंदर वंश। ये सब कहानी जो है ये हरिवंश में कही गई है, हरिवंश पुराण में कही गई है। लेकिन साथ ही यह भी कहा, अपनी मौलिकता पर जोर देने के लिए, अपने मौलिकता को दर्शाने के लिए, पानय रचोम यह काव्य प्रबंध। काव्य प्रबंध हुआ पर प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य हुआ कथा काव्य, यानी किसी कहानी पर, किसी नैरेटिव पर आधारित काव्य। तो यह काव्य प्रबंध उसने स्वयं उसकी रचना की है, तो प्रबंध काव्य उसने इसको तो कहा। लेकिन संस्कृत के जो प्रबंध काव्य हैं, नैरेटिव पोएम्स हैं, उन नैरेटिव पोएम्स की तरह से इसको अध्यायों में नहीं बांटा गया, इसको सर्गों में नहीं, उच्छ्वासों में नहीं बांटा गया। ये छंदों की लय पर, अलग अलग छंद हैं, अलग अलग प्रसंग के लिए अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। उन छंदों के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो वो छंद जो हैं वो संस्कृत के वर्णवृत्त हैं, सिलेबिक मीटर, सिलेबिक मीटर से संस्कृत के। तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, जब हम इसके कविता के बारे में बताएंगे। तो संस्कृत के छंदों की लय पर अलग अलग प्रसंग उभरते हैं, अध्याय या उच्छ्वास ऐसा इसमें या सर्ग इसमें, जिसमें कि प्रबंध काव्य जनरली लिखा जाता है, संस्कृत का लिखा जाता था, उसमें ये लिखा नहीं गया है। तो जब इसको बूलर को ये पुस्तक मिली, ये ग्रंथ मिला, ये पांडुलिपि मिली, तो इसने ये पांडुलिपि डेक्कन कॉलेज जो है और रिसर्च, जो ह्यूमैनिटीज का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पुणे में, उनको दे दी। और पुणे से फिर ये काव्य जो है पुणे वालों ने, पुणे में ही भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी को दे दी। और वहां से बाद में, सॉरी सॉरी फॉर इट, तो पुणे के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी। और वहाँ के मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में अब भी है। और शायद IGNCA ने, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स यहाँ दिल्ली में है, उसने इसका डिजिटलाइजेशन भी किया है। तो लेकिन बूलर ने इसकी कहानी के बारे में, इसके कंटेंट्स के बारे में लोगों से पूछा, होता तो उस वक्त के ब्राह्मणों से पूछा, उस वक्त के विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा गया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें कई प्रसंग तो बानासुर कथा के, उसके हरिवंश पुराण से हैं, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है। बहुत कुछ उसने अपने ओर से कलात्मक सौंदर्य के लिए, एक सजग कलाकार जो हो, सजग उसकी कला को के प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने अपने वो जो है अनेक जो है, कुछ तो वो बहाना से कभी कभी लगता है कि हरिवंश पुराण से ही लिया गया है, लेकिन बहुत सा ऐसा पोर्शन है जो उनका अपना है और एक से एक स्वतंत्र काव्य कृति है। ए- ए- एक एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं। बड़ा माइनर सी बात है ये। आपने आपने कहा कि ये लार, उसमें कैलिफोर्निया में उन्होंने लार, लार का जिक्र और को किया। लहर के उसने भी लिखा है, कल्हण ने भी लहर ही लिखा है। तो संस्कृत ये में लार लहर वही है जो कहते थे। गांधरबल के पास वाला लार, वही नहीं नहीं लार नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये तो गांधरबल के पास है, वही मैं लार कह रहा का हूँ, गांधरबल के पास वाला लार वही ये लार है ये। ये वहां लिखा है उसका, सगाड़पुरी हुआ शालपुर,
तो आ, तारपुर में लिखा गया है, और उस समय से तब से ऐसा चला आया है। हम्म उसके बारे में ये कहूँ मैं आपसे कि इसमें जो काव्य मूल्य हैं, ये पोएटिक वैल्यूज हैं, इसकी बहुत ही उत्कृष्ट पोएटिक वैल्यूज हैं। और उत्कृष्ट पोएटिक वैल्यूज के कारण ही इसका यानी दो पक्ष हो जाते हैं, एक इसका लिंग्विस्टिक महत्व, एक इसका पोएटिक पिक्यूलियरिटी। तो आज हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही ये कहेंगे कि ये जो है बुलर ने इसको पाया 1877 ईस्वी में, और उसको उसने पुणे में दे दिया। और तब से अब तक किसी ने ये कष्ट नहीं किया कि इसको पूरी तरह से पढ़े, इसके बारे में कुछ समझे। और ये बानासुरूद का बानासुरूद ही रहा। बानासुर वध को कश्मीर के एक तत्कालीन बहुत बड़े साहित्यकार ने बानासुरूद कहा, क्योंकि पर्शियन में, लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन में भी इसमें बानासुर के कथा के कवर पर हिकायत बानासुर लिखा है। हम्म। हिकायत बानासुर का मतलब है कि यह बानासुर की कहानी है, बानासुर की हिकायत है। तो इसलिए ये बानासुर कथा ही नाम जो है बिल्कुल उपयुक्त ठहरता है, जो कि मैंने बाद में इसका सबके सामने इसका पर लोगों को परिचय देते हुए बताया कि यह बानासुर कथा है। तो तो ये हमारे एक यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने सवाल पूछा है कि जब ये नस्तालीक स्क्रिप्ट नहीं था, तब हमारी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा था? मैंने आपसे बताया ना कि ये शारदा स्क्रिप्ट में लिखी गई है, लेकिन शारदा स्क्रिप्ट में भी जो कश्मीरी टिपिकल पेक्यूलियर कश्मीरी साउंड्स हैं, उनको लिखने के लिए डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं थे। इसीलिए करित का करेत भी हो जाता है, मंगेत का मंगेत भी हो जाता है। तो मूल कथा में जो बातें आई हैं, तो उसके अनुसार इसमें इसको उसने साथ ही कहा कि ये रमणीय आख्य है, ये कहानी जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रसमय है। यह खुद को उसने बाना इसने अवतार भट्ट ने कहा है। तो आरंभ कहाँ से होता है इस कथा का? आरंभ होता है जहाँ बानासुर जो है, जिसकी 1000 बाहें थी, 1000 बाहों के बाद उसने कोई देवता, मनुष्य और असुर, कोई ऐसा वीर नहीं रखा था जिसे पराजित नहीं, जिसे हराया नहीं था। और अब वो परेशान था, मैं किसे हराऊं, मैं किसके साथ युद्ध करूं। और वो शिव से प्रार्थना करता है कि मुझे एक युद्ध ऐसा दे दो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मेरे बराबर का हो, मेरी टक्कर का हो सचमुच, जो जो ऐसा योद्धा हो कि मुझे पराजित करने की उसमें हिम्मत हो। तो शिव ने, जैसा कि वो अक्सर किया करते हैं, शिव ने एकदम उसकी उनकी इस प्रार्थना को मान लिया कि हाँ, तुमको एक ऐसा युद्ध जरूर मिलेगा जो कि उस ऐसे योद्धा के साथ तुम्हारा होगा, जो कि तुम्हारी वीरता में तुम्हारे से भी आगे होंगे। तो उसके बाद उसका पहले आरंभ में इसका युद्धोन्माद दिखाया है, वॉर मैनिया जिसको कहेंगे, बैटल मैनिया। उसका बैटल मैनिया यहाँ तक वो कहता है, शिव से कहता है, बाहु सहस्त्र वृथा गौ सोमू, हे स्वामी, 1000 बाहें मेरी व्यर्थ हैं, मैं क्या करूं। मुझे कोई ऐसा योद्धा दे दो जिसके साथ मैं अब युद्ध कर सकूं, जो मेरे बराबर का हो। तो शिव के उसको पाने के बाद वो हर्षित हो गया। उसी समय उसकी जो बेटी थी उषा, उसकी बेटी उषा थी। और फिर इसने वर्णन किया है, क्योंकि बाणासुर कथा की विशेषता वर्णन का रचना कौशल है। वर्णन का रचना कौशल का मतलब हुआ
क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वर्णन की, डिस्क्रिप्शन की, तो उस डिस्क्रिप्शन उसमें आया। पहला डिस्क्रिप्शन उसमें बानासुर के इस युद्ध अनुमाद का है। उसके बाद उसने उसकी बेटी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उषा का, और उषा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उषा जो है वो अपने कक्ष में बैठी है, तो उसे अचानक एक सपना आता है। सपने में वो अनिरुद्ध को देखती है लेकिन नहीं जानती ये कौन है। तो उसने अपनी बिल्कुल निकट की सहेली सखी चित्रलेखा से कहा कि यह कौन है। चित्रलेखा ने अनेक चित्र बनाए और उसको पहचान कर कहा कि ये अनिरुद्ध है, ये कृष्ण का पोता है और ये द्वारका में रहता है। तो उसने कहा किसको, तो लेकिन सपने में उसने देखा, ये भी देखा कि अनिरुद्ध जो है वो उसका कौमार्य भंग करता है। तो उससे वो बहुत परेशान हो जाती है, उससे बहुत दुखी हो जाती है, और वो कहती है कि अपने पिता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि ऐसा मेरा मेरे मेरे से अपराध हुआ है। लेकिन साथ ही साथ चित्रलेखा से कहती है गच अनुन पिय, जाओ उस पी को लाओ, न तो पी शाप, वरना तुमको शाप लगेगा। यानी वो उसको ढूंढने को कहती है। और चित्रलेखा जो है वो द्वारका जाकर चुपचाप उसका अनिरुद्ध का हरण करके अनिरुद्ध को उषा के महल के कमरे में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से वो उषा के महल के कमरे में उसके साथ वो प्रेमालाप कर ही रहा था कि वहाँ के जो हर में रक्षक थे, पैलेस गार्ड थे, उनको पता चल जाता है। पैलेस गार्ड्स को पता चलता है तो पैलेस गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं। पैलेस गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं और ये अकेले ये खाली हाथ चला आया था, इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तो वहां से इसको तो जब उन्होंने आक्रमण किया, इसके पास कुछ नहीं था। तो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इसने द्वार की अरगला, बोल्ट जो है जिससे दरवाजा बंद करते हैं, लोहे की वो बोल्ट जो है, लोहे का वो जो बार है वो निकाला, और वो लेकर वो बानासुर के पैलेस गार्ड्स पर उसने आक्रमण किया। उसने आक्रमण किया वो उस पर, और उनको भगा दिया। उनको उनका एक गति चित्र इसमें, बड़ा सुंदर गति चित्र इसमें आया है कि वो जो बानासुर के हर में रक्षक थे, बानासुर के पैलेस गार्ड थे, वो कैसे चले भारव, चले भारव, चले भारव, भारव नहीं है, रचेत त्रावेत रथ घोड़े, वो चले नाद रचेत त्रावेत रथ घोड़े, वो अपने रथ, सोचिए आप, घोड़े का घोड़े किया है। यानी रथ और घोड़ों को छोड़कर वो चले गए। और जब वो गुहाओं में, वनों वन के अंदर भाग गए, वापस आए, उस वीरेंद्र ने उनको फिर नष्ट किया। और जब बानासुर को यह पता चला तो बानासुर ने उस पर आक्रमण कर दिया। बानासुर ने उस पर आक्रमण कर दिया और नागपाश में बांध दिया। लेकिन जब वो असुरों पर आक्रमण करने गया था द्वार की अरगला को लेकर, दरवाजे के बोल्ट को लेकर, तो जो उषा है वो से अन्य विनय करती हो कि तुम मत जाओ। और इस प्रसंग ने कश्मीरी को उसका बहुत ही पुराना पहला परिचय सुंदर गीत दिया है। 3 पंक्तियों का उसमें वो है, 3 3 पंक्तियां उसमें हैं, और फिर उसके बाद अंतरा है। तो उस वो गीत दिया, पिया मगध मारने, पिया तुम मत जाओ, ये तुम्हें मारेंगे। तो उसकी आशंका जो है
उसकी दुश्चिंता जो है उषा की, उसकी व्याकुलता जो है वो उस गीत में भी और अवतार भट्ट के वर्णन से भी प्रकट हुई है। लेकिन उसके बाद जब वो नागपाश में बंध जाता है, बानासुर के नागपाश में बंध जाता है, तो बानासुर के उसमें वो दुखी इसलिए नहीं है कि मुझे नागपाश में बंधा, दुखी इसलिए है कि मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे। उसको अपमान लगा, उसको पीड़ा हुई कि जो उषा देख रही है, उषा के देखते देखते ये उसके साथ क्या हुआ। तो उससे वो दुखी हो गया। तो बानासुर से युद्ध वो कर नहीं पाया। इतने में कृष्ण आए। कृष्ण को पता चला ये जो उसकी वहाँ जब उसका हरण किया गया, तो इसकी प्रद्युम्न की अनेक पत्नियां थीं, वो विलाप करती हैं। और वो विलाप जो है वो बहुत ही यानी लव इन सेपरेशन, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर नमूना है। और वो रोती हुई उसके दुख का, अपने दुख का स्मरण करती हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करती हैं। और उस अचानक उसको अपने बीच न पाकर उनके मन पर गहरा आघात पहुंचता है, जिससे वो लगभग पागल हो जाती हैं। तो अपना उसने भट्ट अवतार ने वहां लिखा है क्योंकि दशा ऐसी हो गई कि जैसे रात में सूरज के न रहने पर काली रात में खिले हुए कमलों की हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में। तो उनके उनके विरह का वर्णन उनका किया है। लेकिन इधर जो है, इधर उषा जो है वो भी उसके युद्ध के कारण परेशान हो रही है, चिंतित है। तो अंत में किसी भी तरह से कृष्ण को इसका ज्ञान हो जाता है, कृष्ण को पता चलता है। और कृष्ण जो है यहाँ पर वो आकर बानासुर से पहले सीधे बानासुर से उनकी टक्कर नहीं होती है। बानासुर अपने बहुत ही वो अपने अधीन उसके जो दुष्ट आत्माएं थी उनको भेजता है। जैसे ज्वर, जैसे 3 पाँव और 3 आंखों वाला ज्वर, वो उसको भेजता है। अग्नियों, अनेक प्रकार की अग्नियों को भेजता है। कार्तिकेय आता है युद्ध के लिए उसको बचाने के लिए। खुद स्वयं शिव वहां आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो उस युद्ध में अंत में शिव जो है, कृष्ण जो है, वो सबको हरा देते हैं। तो इस प्रकार से ये कृष्ण जो है, अब इस प्रकार से ये जो बानासुर कथा में कथा दी गई है, उसके कुछ कथा बिंदु हाथ उभरते हैं। वो बहुत उलझी हुई कहानी नहीं है। इसकी कहानी इकहरी है। इसकी इकहरी कहानी के मैंने आपको हाई पॉइंट्स बता दिए कि हाई पॉइंट्स क्या हैं। अंत में जब बानासुर पराजित हो जाता है और कृष्ण उसके हजारों बाहें जो हैं वो 2 को छोड़कर काट देते हैं, तो वो एक शिव के सामान्य भक्त के रूप में बड़ी दीन अवस्था में, दीनहीन अवस्था में वहां रहता है। उसके बाद कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारका लौटता है। और द्वारका लौटते हुए वहाँ जो देवता हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हैं। उनके अभूतपूर्व स्वागत करते हैं। और उस स्वागत करते करते उसके बाद उषा और अनिरुद्ध वहाँ के मुक्त हवा, मुक्त पवन में, वहाँ के मुक्त वातावरण में जपवान पंचशरान गीत, 5 शर यानी कामदेव के गीत वहाँ गाते हैं।
तो कथा ये है, लेकिन इसमें कथा उलझी हुई नहीं है, कथा बहुत ही सुलझी हुई है। तो इस प्रकार से ये हाई पॉइंट्स कुछ आते हैं, और ये हाई पॉइंट्स जो हैं, जैसा मैंने बताया, ये छंदों की लय पर उभरते हैं। जो छंद संस्कृत के वर्णवृत्त छंद हैं, सिलेबिक मीटर्स हैं, अनेक मीटर्स हैं, उसके बारे में मैं आगे पूरा बता दूंगा। तो उसके लय पर वो उभरते हैं, और ये प्रसंग उभरते हैं, अलग अलग प्रसंग उभरते हैं, अलग अलग कथा बिंदु उभरते हैं। तो इस प्रकार से बाणासुर कथा जो है, वो एक रमणीय उसके शब्द का ही प्रयोग करें, एक रमणीय, एक सुंदर आख्यानक काव्य बन जाता है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि इसका जो रचना कौशल है अवतार भट्ट का, उसमें एक तो वर्णन का सौंदर्य है, दूसरा बिंब योजना उसकी जो है, और सबसे ज्यादा अधिक उसमें उषा के वर्णन, उषा का जो मांसल नारी सौंदर्य है, उस नारी सौंदर्य का वो वर्णन करता है। और उसके बिल्कुल एक इरोटिक वर्णन, जैसा कि संस्कृत के श्रृंगार काव्यों में किया गया है। क्या करना, अ, खत्म हो गया? नहीं। इतना ही? चलूं आगे? हाँ हाँ बोल। आगे चलूं मैं? हमारा हेलो। हाँ 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 जी, आप तो चलिए आगे, हम सुन रहे हैं आपकी बात हम सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से बाणासुर की कथा में जो इससे अधिक महत्व, कथा से अधिक महत्व, कथा स्टोरी लाइन से ज्यादा महत्व चरित्रांकन को दिया है, भाव स्थितियों के वर्णन को दिया है, मनोदशाओं के वर्णन को दिया है। तो उषा जो है, एकमात्र उसका जो नायिका उसकी है, वो बिल्कुल जैसे संस्कृत के प्रबंध काव्यों में होता है कि एक जो 4 प्रकार के नायक संस्कृत में बताए गए हैं, तो उन 4 प्रकार के नायकों में अनिरुद्ध जो है, वो धीर ललित नायक है, यानी वो हीरो भी है और स्पोर्टिव भी है, हीरोइक भी है और स्पोर्टिव भी है। तो वो इच्छित सुंदरी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है। और इच्छित सुंदरी इसमें कौन है? इच्छित सुंदरी इसमें उषा है, और उषा को अंत में वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो संस्कृत के प्रबंध काव्य है, उनकी कुछ शर्तें, उनके कुछ परिभाषाएं, उनके कुछ लक्षण बाणासुर कथा में भी पूरे होते हैं। और ऐसा लगता है ये वर्णन जो है उषा के सौंदर्य के बारे में वर्णन, नारी के सौंदर्य की वर्णन, नारी के सौंदर्य का ही सिर्फ वर्णन नहीं किया है, अनिरुद्ध के पुरुष देह का आकर्षण भी उसने दिखाया है कि उषा के मन पर कैसे बीतती है। जब उषा को अनिरुद्ध नहीं मिलते तो वो कितनी व्याकुल हो जाती है। और इस प्रकार से दिखाया है कि एक किशोरी के मन में, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना भूल गया कि बाणासुर कथा में उषा के सपने से पहले उषा वहाँ की राजधानी जो थी बाणासुर की, शोणितपुर, एक्चुअल हुआ है। बाणासुर जो है अशुरपाणिपाल है, जो कि मेसोपोटामिया का असीरियन राजा था। तो उसके तो उसका वहाँ पर राजधानी जो है निनेवे थी, उसको शोणितपुर कहा जाता, कहा है इसमें। तो वो
शोणितपुर में दिखाता है वर्णन, क्योंकि वर्णन का सौंदर्य इसमें है। दूसरा वर्णन इसमें जो आया है, जो बहुत ही सुंदर वर्णन है उषा के रूप सौंदर्य के अलावा, वो है, और उससे पहले का वो है कि शिव पार्वती और उषा और क्षमा करें, शिव पार्वती और अप्सराएं और गंधर्व बानासुर के जो की जो राजधानी है उसके उपवन में वो उन्मुक्त स्पोर्ट और लव स्पोर्ट्स करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, और इस प्रकार से हमारे सामने बिंब दृश्य दृश्य और नादमय एक पूरा बिंब जो है हमारे सामने आ जाता है। और जब उषा ये देखती है तो उसके मन की भावनाओं को गीतों के द्वारा व्यक्त करते हुए, यानी एक गीत है उसमें, कर ईसो प्रिय मेरे निकटो, कब वो प्रिय मेरे निकट आएगा। तो वो उसमें सोचने लगी कि वो जो है जिसको जैसे शिव और पार्वती नृत्य कर रहे हैं, जैसे अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, वैसे ही उसे भी कब प्रिय मिलेगा। तो उसे वो प्रिय मिलेगा, उसको आकाशवाणी होती है, उसको पता चलता है कि वैशाख मास के की 12वीं तिथि, 12वीं को, द्वादशी को, वैशाख की द्वादशी को वो उसको प्रिय उससे मिलेगा। और उसको उस दिन वैशाख मास उसके बारे में लिखा, उषा के बारे में, रूप चढ़ू सकल जग अंदर, वैशाख मास शयन निज मंदर, कौमुद जन काशु। यानी वो ऐसी लग रही थी उस समय, उसका रूप सारे संसार में चढ़ा हुआ था, सारे संसार में प्रसिद्ध था। और वो उस समय अपने महल में, अपने मंदिर यानी अपने महल में ऐसे सोई थी जैसे कि चांदनी बिछी हुई हो। तो उसको इस प्रकार से कहती है। लेकिन उसके बाद फिर वो सपना देखती है, इसका मैंने आपको वर्णन किया, और सपने में अनिरुद्ध को देखा, और फिर चित्रलेखा से उसका हरण करवाती है। तो ये एक, यानी अनेक प्रकार के वर्णन हैं। अब ये एक वर्णन है उषा का भाव। पहले बानासुर का युद्धोन्माद, दूसरा उषा का रूप सौंदर्य, तीसरा इसमें इसके युद्ध का वर्णन जो है कृष्ण और उसके, क्षमा करेंगे, तीसरा उसका अपहरण, और चौथा इसी प्रकार से जब वो वहाँ बिल्कुल हाथ में सिर्फ दरवाजे का की अरगला लिए हुए, दरवाजे का बोल्ट लिए हुए हर्म के रक्षकों पर, पैलेस गार्ड्स पर हमला करता है, तो वो उषा से कहता है, वो उषा से कहता है कि क्षमा, एक मिनट, मुझे तो भूल, एक सेकंड, आप थोड़ा सा ब्रेक, पानी तो नहीं लेंगे अंकल? पानी थोड़ा सा तो नहीं पियेंगे? थोड़ा सा थक तो नहीं गए? तो वो उषा से कहता है, गिव मी 2 minutes. Yeah, sure. Jaimara trash this comes. I think you're a little bit tired. हाँ, अंकल आप थोड़ा सा ब्रेक लें, 2 मिनट ब्रेक बस लें, 5 rest मिनट ब्रेक करना। लें। तो मैं आपको उसका वर्णन बता रहा था कि दूसरा वर्णन जो है वो शोणितपुर में शिव और पार्वती और गंधर्व और अप्सराओं का नृत्य है, जिसको देखकर
एक षोडशी के मन में जो पुरुष संग की कामना होती है उसके उषा के माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। उस वर्ण उषा उसके बाद उषा का सपने सपने का वर्णन है। उसके सपने के बाद वर्णन के बाद बानासुर अनिरुद्ध और बानासुर के ऑफ पैलेस गार्ड्स के युद्ध का वर्णन है। उसके बाद फिर उषा को वो कहता है वनति अता मत धिक धिक, हाँ धिक धिक में अनेस यादव सम्मस, मेरे यादव जन्म को धिक्कार हो। धिक धिक में अनेस यादव सम्मस, वनति अता मत कचान, उषे अच्छुन इह थान, युद्ध करा नमेत स्वकामस। हे उषा, मैं तुम्हारे वनिता के बालों के पीछे छिप जाऊंगा जब वो उसको रोकती है कि तुम इन बानासुर के पैलेस गार्ड से मत लड़ो, मैं तुम्हारे बालों के पीछे छिप जाऊं। वनति अता मर्द कचान, कचों के कच यानी बाल, उसके उनके बीच में छिप जाऊं, या बिना अस्त्र शस्त्र लिए खाली हाथ अपने कर्म को नमन करके अपने कर्म के आगे झुककर मैं युद्ध करूं। मुझसे यह नहीं होगा कि शत्रु ललकार रहा हो और मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूं, कुछ न करूं। तो उसको बानासुर वध में दिखाया गया है कि अनिरुद्ध जो है वो केवल उसका रूप ही सिर्फ नहीं, उसका रूप आकर्षण, देह आकर्षण ही सिर्फ नहीं, उसको एक शूरवीर के रूप में उसको उसके उपस्थित किया गया है। यानी जो अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है उस परिस्थिति में भी शौर्य का प्रदर्शन करता है और असुरों पर वो समझिए असुरों को भगा देते हैं। असुरों को वो सब कुछ छोड़कर त्रावेत रथगोड़ चले नाद रचे, त्रावेत रथ घोड़े, वो रथ और घोड़े और सब कुछ शोर करते हुए, शोर मचाते हुए भाग जाते हैं। ये उसके बाद वर्णन है। तो अंतिम वर्णन जो है वो कृष्ण और बानासुर का है। मैंने आपसे बताया कि वो कृष्ण पहले उसके सामने उसको उससे लड़ने के लिए 3 पद और 3 आंखों वाला ज्वर भेजते हैं, फिर अग्नियों को भेजते हैं, फिर कार्तिकेय को भेजते हैं, फिर वरुण को भेजता है। तो उस सब को पराजित करते हैं, कृष्ण पराजित करते हैं और अंत में बानासुर और उसका भयंकर युद्ध होता है। तो उसमें बानासुर की वो हजारों बाहें जो हैं वो काट डालते हैं। तो ये बानासुर का और इसका कृष्ण का युद्ध जो है, यहाँ हमारे सामने कृष्ण जो हैं वो एक शूर नायक के रूप में ही नहीं आते, वो एक दैवी डिवाइन निर्बाध दैवी नायक के रूप में आते हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता हो। ऐसे डिवाइन हीरो के रूप में कृष्ण यहाँ पर आते हैं। और एक स्थान पर तो कृष्ण का गीता वाला रूप भी दिखाया गया है। हजारों सिर, 8 बाहें, उन बाहों के साथ वो युद्ध कर रहे हैं। इनके शायद इनके या तो गीता का प्रभाव है या कृष्ण के अवतारत्व को प्रोजेक्ट करना चाहते थे वो अवतार भट्ट। तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए उनको कृष्ण के भी 1000 सिर दिखाए हैं। तो उस युद्ध में ये यानी इस प्रकार से अनेक वर्णन जो हैं, ये इन वर्णनों के रचनाओं, इन वर्णनों से क्या होता है? इन वर्णनों से ये होता है कि घटना जो है
वो सीधे हमसे नहीं टकराती। घटना को, कथानक को विश्रांति मिलती है, कथानक जो है रुक जाता है और हम वर्णन की सुंदरता में खो जाते हैं। और ये मैंने आपको इतने वर्णन बताए कि उषा का सौंदर्य का वर्णन, अनिरुद्ध के सौंदर्य और उसके साहस का वर्णन, फिर अंत में कृष्ण जो इसमें आते हैं, कृष्ण हमारे सामने उनका वो मुरली वादक, नारी जन वल्लभ रूप नहीं है, नारियों को अच्छा लगता है वो रूप नहीं, मुरली वादक रूप नहीं आता है, पीताम्बरधारी रूप नहीं आता है, बल्कि एक सूर नायक का रूप कृष्ण का आता है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि वो विराट रूप में भी कृष्ण को दिखाते हैं और अंत में कृष्ण जो हैं अपने पौत्र को, अपने पोते को द्वारका वापस ले जाते हैं, जहाँ के लोग, जहाँ देवता और जहाँ के लोग उनका पूरा स्वागत करते हैं। इस प्रकार ये सब वर्णन का सौंदर्य जो है, ये बानासुर कथा की अपनी विशेषता है। एक सजग कलाकार का सा वर्णन है ये। अनेक अनेक भाव पात्रों का, की भाव दशाओं का वर्णन, पात्रों की मनस्थिति का वर्णन, पात्रों की संवेदना का वर्णन, ये सब एक सजग, एक कवि और सजग कलाकार के रूप में अवतार भट्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। Namaskar. That was thank you. That was हम यहाँ पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैं धीरे धीरे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने शुरू में और पहले बीच में भी कहा आपने कि अलग अलग छंद यूज किए हैं इस बानासुर कथा में। अ, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था मेरे को। आपका कहना था कि जो अलग अलग अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स में क्रोनोलॉजी अलग के अलग बदले अलग अलग छंदों से पहचाने जाते हैं, कि जहां पे उषा का सौंदर्य वर्णन है तो उसमें ये छंद है, युद्ध की बात है तो अलग छंद है। ऐसा कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलग अलग प्रसंग हैं, हाँ। उन प्रसंगों का वर्णन अलग अलग छंदों के लय पर होता है। कमाल कमाल, मतलब आप एक एक। देखिए, आप पंचपाजा वृत्तम, वैताली वृत्तम, शार्दूल वृत्तम, मालिनी वृत्तम, ये सब संस्कृत के छंद हैं, संस्कृत के सिलेबिक छंद हैं, सिलेबिक मीटर्स हैं। तो इनका उन्होंने प्रयोग किया और साथ में कुछ छंद ऐसे भी हैं जो कि लगता है कि कश्मीरी हैं, लेकिन बेस संस्कृत मीट्रिकल सिस्टम पर हैं। जैसे कड़ो कड़ा, दुरो, क्षमा करें, कड़ो कड़ा, फुरो, थद्दो, दुफुरो, ये तो संस्कृत के हो नहीं सकते। थद्दो तो संस्कृत का नहीं हो सकता है, फुरो भी संस्कृत का नहीं हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार से यूज किया है जिस प्रकार से बाकी संस्कृत के छंदों को उसने उसको उसका प्रयोग किया है। अलग अलग छंदों की लय पर अलग अलग प्रसंग आते हैं हमारे सामने, खुलते जाते हैं तो और तो कथा पूरी की पूरी खुल जाती है। उनमें से कुछ छंद ऐसे हैं क्या जो सरवाइव कर गए, उसके बाद जो फारसीकरण हुआ, अरबीकरण हुआ, क- कुछ बचे? कश, कश्मीरी में कुछ नहीं बचा। अच्छा। अब कश्मीरी में नहीं है तो वो? उसमें, कश्मीरी में तो उसके बाद बहरे हाजत आ गया। आई डोंट नो क्या। कश्मीरी में उसके बाद बहरे हाजत आ गया। ये संस्कृत के छंद नहीं रहे। ये संस्कृत के छंद हमको एक और जगह मिलते हैं, लेकिन इसके इमीडिएटली बाद बानासुर अवतार भट्ट के बानासुर लिखने के बाद गणक प्रशस्त ने भी एक काव्य लिखा हसन शाह के समय में। हसन शाह जो है वो जैनुलाब्दीन का पोता था। 1472 से 1484, 12 साल उसने राज्य किया। तो उसने भी बिल्कुल इन्हीं छंदों का प्रयोग किया। इस
किया है, इसी भाषा का प्रयोग किया है, यही भाषा है, यही छंद है, सब कुछ यही है एक प्रकार से, लेकिन उसका जो विषय है, कंटेंट है, वो अलग है। लेकिन भाषा छंद वही है और लुप्त हो चुके हैं। हम आपने एक बार कहा था कि वचन वचन जो आजकल हमारे हैं उसमें कुछ मैं आपको बेसिस है। दो गीत तो बता ही दिए, पिया मगस मारने, कर ई सोपी में निकटो, 4-5 ऐसे गीत हैं जो कि आजकल के वचन गीत के पहले के रूप हैं, पुराने, सबसे पुराने रूप हैं। 3 पंक्तियों का छंद है, उसके बाद वो आता है जिसको उसको दोहराते हैं उसको बाद में। ठीक है। विजय जी आपका एक सवाल है, तो विजय जी प्लीज गो अहेड। नमस्कार। हाँ, मेरा मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि वो मीटर्स सरवाइव नहीं किए हैं अभी तक। मैं एक हवन अटेंड किया था कश्मीर में 2 साल पहले, और वहाँ पे काफ़ी सारे वो फॉरेनर्स आए थे। एक बंदा लाटविया से आया था, और वो उसने वो हवन के पूरा 8 घंटे का हवन था। उस हवन में कई सारे अलग अलग मीटर्स यूज किए गए थे। कश्मीरी में हवन था, वो महासमाधि थी स्वामी लक्ष्मण जी की। तो जी, हवन में कई बार उन्होंने अलग अलग मीटर्स यूज किए थे, और वो बिल्कुल कश्मीरी थे। मैंने 30-40 साल के बाद एक कश्मीरी हवन, ऑथेंटिक कश्मीरी हवन अटेंड किया था, और वो बहुत स्वीट टोन था। मेरे को म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक के बारे में और ये शारदा के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत प्लीजिंग थे वो टोन्स और मीटर्स। और वो कुछ, वो लाटविया से जो आया था, वो 15-20 दिन पहले आया था वहाँ कश्मीर में, वो सीखने के लिए, वो टोन मीटर्स सीखने के लिए, और वो बहुत सुंदर थे। तो क्या वो वैसे ही छंद है, वैसे ही मीटर्स हैं नहीं, जो आप? ये सिलेबिक मीटर्स हैं। ये संस्कृत में जो लिखे गए हैं काव्य, संस्कृत में जो वर्क्स ऑफ नैरेटिव पोइट्री हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है, इन छंदों का इस्तेमाल अब भी होता है। तो हार्वर्ड वगैरह में नहीं होता ये? मंदाक्रा मंदाक्रांतावृत्तम, नहीं, ये उसमें भी ये छंद कौन सा एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, स्वामी जी के उसमें कौन सा छंद है। तो ये छंद तो संस्कृत का ही है, ये भी संस्कृत का ही है। अच्छा, मतलब ये संस्कृत मे बी हमारे हो मंत्रों सकता में है। पढ़ना है। वो छंद कौन सा है, मुझे उसका नाम बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले तो श्लोक है आता है। बोजान। संस्कृत में आता है इसका गायत्री छंद। गायत्री एक छंद है, गायत्री देवी का नाम नहीं है, सवित्री सूर्य का नाम है। सवित्री के ऊपर गायत्री छंद में वो छंद लिखा गया, गायत्री मंत्र, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। वो भी एक ओ, छंद है, वो ओ, अलग है। ये जो हैं ये सिलेबिक मीटर से अलग है। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी आपसे इसी बारे में। हम परसों बात कर रहे थे कि अवतार भट्ट से 50-60 साल के आसपास पहले ललित थी, उन्होंने अपने वाक कहे। तो आपके रिसर्च में कुछ सिमिलैरिटी है लैंग्वेजेस में, जो अवतार भट्ट की लैंग्वेज है या और ललित की? मैं इस पर पूरा डिस्कशन इस समय नहीं करूंगा, आगे करूंगा, लेकिन यहाँ आपको ये बता दूं कि ललित ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अनेक स्थानों पर ललित ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन 500 साल, जितने भी साल ललित को, 400-700 साल हो गए, उसमें हर एक पीढ़ी में ललित की लैंग्वेज को लोग बदलते रहे हैं, अपनी ओर से ऐड करते रहे हैं, डिफरेंट बनाते रहे। तो 500-600-700 साल की डिफरेंस कितनी हो जाएगी। हम्म हम्म तो इसलिए हाँ, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से आपको, इस पर और शेख नूरुद्दीन, क्योंकि दोनों ने एक ही
लगभग तरह के श्लोक और वाक लिखा है। तो वाक तो सीधा दोहे पर दोहे से लिया गया है, वो तो सीधा है। वाक तो वो दोहे से लिया गया है, श्लोक भी तो संस्कृत का ही है, जैसे ना अभी श्लोक की बात की, तो वो है। लेकिन इस पर मैं पूरी तरह से उनके क्या क्या शब्द आते थे, जैसे जो हमने में क्या पिया मगज मारने या कर ईसो पी में तो पिया शब्द का प्रयोग इसने किया है, शेख नूरुद्दीन ने किया है। अच्छा। उसने उसने द्विज शब्द का प्रयोग किया है फॉर पक्षी, ट्वाइस बॉर्न, उनके पक्षी भी अंडे से फिर निकलता है। यानी ओह उसने एक नहीं, there are hundreds of words which both of them have used, which have been used at that time also, because ये जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का मैंने आपको इसलिए कहा कि ये ऐसी लैंग्वेज है जब एक कश्मीरी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में अपने प्राकृत और अभ्रंश रूप से बाहर निकल रही थी, निकली नहीं थी, निकल रही थी, निकलने का आरंभ हो गया था। तो 15वीं शताब्दी तक यह प्रक्रिया आती है। उससे पहले क्षेमेंद्र ने इसको कहा है देश भाषा, और देश भाषा वर्निक्यूलर्स को थ्रू आउट प्राकृत साहित्य में कहा गया है। 18 देश भाषा, 18 प्रकार की देश भाषाएं, 18 तरह के वर्निक्यूलर्स थे, जिनमें कश्मीरी को भी गिना गया है। कश्मीरी वो के लिए कश्मीरी जो वर्ड है ये अमीर खुसरो ने दिया है अच्छा। 1300 कुछ में, हाँ Interesting. और उसको तो राजस्थानी के साथ और लाहौरी के साथ और बाकियों के साथ रखा, उसमें डोगरी को भी मिलाया Hmm. इसने। तो अमीर खुसरो ने, तो ये तो उस वक्त की बात है। Uh, बाकी जो कश्मीरी है उसको देश भाषा ही कहते थे। जो इसका है क्या नाम उसका, क्रम शैविज्म पर लिखी किताब, क्या उसका नाम है, महानय प्रकाश। महानय प्रकाश में क्षितिकंठ ने भी ऐसे ही 4 पंक्तियों के छंद का प्रयोग किया है, लेकिन वो अलग है। और वो भाषा जो है वो भी खुद ग्रेयर्सन ने माना है कि काफी हद तक इंडो आर्यन साइड उसका भारी है। इंडो आर्यन लैंग्वेज, आई मीन नॉट द रेस, रे इंडो आर्यन, ओल्ड इंडो आर्यन से। तो ये भी ऐसा दिखा रहा है बानासुर कथा में कि कश्मीरी भाषा अपने प्राकृत और अभ्रंश रूप से, यानी मिड इंडो आर्यन फॉर्म जो हैं संस्कृत के बाद, मिड इंडो आर्यन आए, पहले प्राकृत आई, उसके बाद अभ्रंश आया, उसके बाद आधुनिक कश्मीरी आ शुरू हो जाती है। तो ये उस शुरुआत की शुरुआत है। विक्रम, आपको कुछ सवाल पूछना है, आई थिंक। विक्रम प्लीज। मेरे भी काफी तो मैं सवाल इस पर पूरा, मैं आपको सारे, मैं इस पर जबानी याद नहीं रहते नाम, इसलिए मैं वो हैं। जो ललदेव ने लिखा है मैं आपको दिखाऊं, ललदेव का। मैं याद नहीं पड़ रहा है इस वक्त, मैंने सब लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको अगली बार ललदेव के ठीक भी है, और इसके भी ठीक है। शब्द भी और शब्द की पंक्तियां भी वो सुनाता नहीं, हूँगा, और को बता दूंगा कि कैसे बहुत कुछ मिलता है। सो एक चीज बतानी थी कि अब हम पहले हमने अनाउंस किया था कि हम ये पूरा बानासुर कथा का जो है 2 सेशन में करेंगे, लेकिन अब हम ये तय कर चुके हैं कि ये एक्चुअली 3 सेशंस, कम से कम 3,
आज तो बिल्कुल टोटली इंट्रोडक्टरी था। इंट्रोडक्टरी था। जैसे इन्होंने खुद कहा डॉक्टर साहब ने कि अगला हम इसके काव्य रूप पे बात करेंगे, फिर उसकी लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स पे करेंगे, और जैसे चलेगा तो समय की कोई सीमा नहीं रहेगी। एक एक और चीज है यहाँ पे, हमारे कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, और समय बहुत देर हो रहा है, आप भी थक चुके होंगे, रात हो गई है। विक्रम जी का एक सवाल अगर मेरे वैसे काफी सवाल हैं, मगर मैं एक एक या दो ही पूछूंगा आप सब सवाल पूछिए बाद में। ऑल द क्वेश्चंस यू कैन, बट यू कैन गिव मी। ठीक है। सो थोड़ा ना जो इंट्रोडक्टरी जो आपने किया, उसके बारे में एक तो था कि ये चॉइस कैसे की इन्होंने बानासुर कथा की, मतलब आपको क्या, मतलब इसकी कोई थियरी है कि बानासुर कथा की चॉइस किसने, मैंने कैसे की? नहीं नहीं नहीं, जो अवतार भट्ट ने लिखी उसने अवतार भट्ट ने लगता कैसे की ये तो अवतार भट्ट जानता है, है। हाँ लेकिन एग्जैक्ट। ऑब्वियसली इट मस्ट हैव बीन हरिवंश पुराण वाज अ पॉपुलर टेक्स्ट आई सी एट द टाइम। फॉर वैष्णवाइट्स, आई सी। क्योंकि इसमें कृष्ण के जीवन पर है। ये तो एक प्रसंग है, कोई बानासुर युद्ध जो है ये एक प्रसंग है, तो एक प्रसंग ही सिर्फ है उसका। बाकी तो पूरी कृष्ण के जीवन की कहानी, वो सप्लीमेंट है भागवत की। भागवत में जो बातें नहीं कृष्ण के बारे, भागवत में तो गोपियों के बारे में ही सिर्फ कहा गया है, तो उसके आगे जो है वो सबको सप्लीमेंट करता है ये। तो एक ये भी हाँ, विक्रम और डॉक्टर साहब, एक और भी इसमें एक स्टेटमेंट है मेरा, कि उस जमाने का कश्मीर इतना इंसुलेटेड नहीं था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिंदू इंडिया। इंडिया राइट। तो तो अगर पूरे इंडिया में हरवंश पुराण पॉपुलर था, तो वो कश्मीर में भी पॉपुलर रहा होगा। तो मैंने फोक आपसे बताया ना कि प्राकृत के जो काव्य ग्रंथ हैं, लीलावही कहा उसमें, और बाकी जो प्राकृत के काव्य ग्रंथ में, उसमें 18 देश भाषाओं का वर्णन किया है। एंड बाय देश भाषा दे मेंट रीजनल लैंग्वेजेस। तो उसी में मैंने कहा कि ये 14वीं शताब्दी 1303 के कितने में, फिर बाद में उसने क्या नाम उसका, उसने नाम दिया इसको कश्मीरी, खुसरो ने। हम्म, तो उसने कश्मीरी नाम दिया है, राइट। ये पहली बार सुनने। हाँ विक्रम। पहली बार कश्मीरी नाम आया है उस वक्त। सो जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपने बोला कि वहाँ पे या वैष्णव ट्रेडिशन थी, तो मतलब कश्मीर में जब तक, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल। आपका अरे ये जो खुद आपने पढ़ा है ना निर्मत पुराण, निर्मत पुराण इज ए वैष्णवाइट वर्क। आई सी ओके। उसके अलावा उसके अलावा भी वैष्णव तंत्र जो है वो कश्मीर में ही उसका विकास हुआ है। मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको बोलने के वक्त। ठीक है। और हम ऐसा। एक हाँ छोटा सा सवाल, तो ये हाँ कहाँ, बताइए। ये मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे मिली थी, क्योंकि शायद ये मतलब मैंस्क्रिप्ट वहाँ मैं भूल गया, ये हाँ, मैंस्क्रिप्ट उनको बीकानेर में मिली, और मैंस्क्रिप्ट के पर्शियन में डेट भी दिया है 1020 1020 हिजरी, मुहर्रमुल एहराम 1020 हिजरी। तो ये इसका यानी यानी जो कश्मीर से भागे थे उस समय, अच्छा अच्छा अच्छा। आपको उससे तो कुछ ही समय पहले वो था, क्या कहते हैं जिसने वो कश्मीर को तबाही की सारी, राइट। सिकंदर बुत बुद्ध शकन। शिकन। तो अच्छा पहले ही तो उसके। सिकंदर बुत शकन आया था, उसके बाद वो लोग चले गए, तो कोई आदमी एक कॉपी अपने साथ ले हाँ। गया और वो बीकानेर चला गया। बीकानेर चला गया तो बीकानेर से उसको खोजते खोजते पहुंचा। देखिए कितना बड़ा काम किया इसने, जॉर्ज व्हीलर ने बीकानेर से इसको ढूंढ निकाला। और दूसरी जो है, जो मैंने आपसे कहा कि हसन शाह के समय में लिखा गया सुख दुख चरित, हम्म वो गणक प्रशस्त ने लिखी हसन शाह के समय में। बिल्कुल यही लैंग्वेज, बिल्कुल यही छंद। हम्म। और एक क्लैरिफिकेशन करनी थी, जो आपने कहा कि इसकी ये इसकी कोई रेफरेंसेस नहीं थी उस वक्त,
उसकी उसके टाइम पे किसी को पता नहीं था कि नहीं उन्होंने नहीं नहीं, ऐसा है कि जो वर्षा था उसने उसको वापस बुलाना पड़ा पंडितों को, क्योंकि सारा जो इंटेलेक्चुअल फील्ड था वो वीरान पड़ा था, बैरन था। देयर वाज नोबडी, हम्म ही हैड टू कॉल देम बैक। इट इज नॉट दैट ही डिड ए बहुत उसने मेहरबानी की, उसको लाना पड़ा। बट ये कह रहे हैं और ऐसा, खासकर रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनको कश्मीरी पंडितों की जरूरत ही जरूरत थी। वो बेचारे एक्चुअली हमेशा हाँ हमेशा मेरा मुंशी रहे हैं। इनका ये कहना था जैसे आपने शुरू में कहा ना कि जो रेफरेंसेस उस टाइम के कोर्ट पोएट्स ने वर्क कृतियों की लिखी, हाँ, उनकी कोई किताब सूची में बानासुर कथा नहीं थी। उसमें बानासुर कथा का नाम नहीं है। ये नहीं है। श्रीवर ने द्वितीय राज तरंगिणी में उनके नाम दिए हैं। उसी ने अवतार भट्ट का नाम भी दिया है, लेकिन उसने अवतार भट्ट के जैन विलास का नाम दिया है। Interesting. ज्ञानी विलास यानी जो कि राज स्तुति है, जिसमें राजा की यूलॉजी लिखी गई है, राजा की प्रशंसा की गई है। उसने उन्हीं को नाम लिए। श्रीवर ने 3 कश्मीरी पोएट्स का नाम लिया और तीनों के तीनों ने जैनुल आबदीन की प्रशंसा की। हम्म तो मेरे जहन में थोड़ी मिस्ट्री है कि उन्होंने लिखी है कश्मीरी में, और मुझे लगता है इंटेंट उस वक्त रहा होगा कि ये मतलब थोड़ी पॉपुलराइज होगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वही तो मैं आपसे कह रहा लिटरेसी हूँ नहीं। अच्छा। कि सारे इंडिया में उस समय शेल्डन पॉलक को मैं कोट करता हूँ, वर्नाक्यूलर रेवोल्यूशन था। हम्म तो वर्नाक्यूलर रेवोल्यूशन से कश्मीर अछूता नहीं रह सका। तो कश्मीर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बादशाह ने पर्शियन को, फारसी को कोर्ट लैंग्वेज बनाया, उसके बाद भी इन लोगों ने कश्मीरी में पोइट्री लिखी। बिल्कुल। तो मगर जो उसका असर होना चाहिए था, मुझे लगता है कि मतलब वो ना फोक लोर में थोड़ी ट्रिकल डाउन हो जाती, तो वो क्यों नहीं हुई लोगों में इसी लोगों में? जो कल्चरल स्पेस है कश्मीरी ने ऑक्यूपाई की थी, करना शुरू किया। अच्छा, तो शुरुआत हुई थी, मगर फिर हमें लेकिन बाद में फिर वही हो गया। हाँ बाद में क्या हुआ वो हम सबको अच्छा, पता वो है। पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट फिर भी लैंग्वेज तो फिर फिर भी तो सर्वाइव कल्चरल कर। मेमोरी में कुछ कोई रेफरेंस ही नहीं है कि बानासुर ऐसी कुछ किसी ने लिखी थी, या मतलब देयर इज नो रेफरेंस, राइट? आई मीन एज फार एज आई नो। नहीं, उसमें तो साफ लिखा है, इति लहरे सगालपुरी बानासुर कथा समाप्ता। न बानासुर कथा साफ नाम लिखा है। नहीं, वो मुझे वो आई थिंक मैं एक मिनट मैं सो विक्रम का कहना है कि जैसे ललवाक हमारे फोकलोर में आ गए और कंटिन्यू हो गए, अवतार भट्ट की बानासुर कथा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मैन्युस्क्रिप्ट में ही रह गई और फोकलोर में ट्रांसलेट नहीं हुई? Only one copy of the manuscript is available. Number one, it was the first dated manuscript, जिसमें 400 हिंट दिया है कि 26वें वर्ष में, वर्षा के 26वें वर्ष में लिया गया है। वो हाँ, गुम हो गए। बाकी बाकी जो उसका जिसका श्रीवर ने नाम लिया है 3 का, वो कहीं नहीं है। नहीं, इनका कहना है जैसे ललित का वाक जो है वो हमारे ओरल ट्रेडिशन में वो कायम रहे, ओरल ट्रेडिशन से आया है। ये क्यों नहीं रहा इसका ये ऐसा? ओरल ट्रेडिशन से नहीं आया। हाँ, नहीं ये आया तो गायब हो मैं गया। इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। Because नहीं आया। because the I think the people who had who had converted, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया ललवाक को, और इसको नहीं किया क्योंकि ये तो हार्डकोर वैष्णव ग्रंथ था। ये स्टोरी पूरी हार्डकोर वैष्णव ग्रंथ था। but at that time I think there was still a सभी majority लोग, was जो फोक ट्रेडिशन से चली आती है चीज, वो लोगों के मन में रहती है। बिल्कुल लोग उसको याद करने की कोशिश करते हैं, बदलते भी हैं, उसका रूप भी बदलते हैं। लेकिन ये फोक ट्रेडिशन से, ओरल ट्रेडिशन से, जो लिखित ट्रेडिशन में हजारों काफी, हाँ। लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हम्म, ये 3
2 या 3 मैन्युस्क्रिप्ट बूलर को मिले थे कश्मीरी के, ये और सुख दुख चरित और एक और, ये 3, ये अभी भी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं। मैंने वहां जाकर इसका अध्ययन किया, पुणे जाकर। I see. At that so, time, yeah, more, can you imagine I wrote my thesis? I started my research in 1970, December 1970. I think another reason why it may have gone through is because Lal Ded passed it on to Nandu Rishi, and Nandu Rishi was actually a Muslim. He was Sahaj Islam, you know. But He was a Nandu Sahaj Rishi Islam. also has used Sanskritized words. You will be astonished. I will give all those words in when the time for discussing language comes. Yes, yes. I will Yeah, give all Manoj ji, the words. can we put by take one more Laleshwari. question from other people, like maybe yeah, I think that's, Yeah, let me say, हाँ, कुछ और सवाल हैं। तो एक्चुअली I was curious, अच्छा हमारे, किया आपने सवाल बोले, इन सवालों पर मैं आगे भी बोलूंगा। हाँ, हम हम लोग क्या करेंगे अगले सेशन से पहले, अगले 2-4 दिनों में, अगले हफ्ते में, ये जो सारे हम सवाल यहाँ पे सुने हम लोगों ने, हम कलेक्ट करके आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो भेज नेक्स्ट सेशन दीजिए। के लिए आपके पास वो I will keep an answer for all those. राइट। अभी मेरे पास As far as I can. दो 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 लोग हैं जो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि वो 2 लोग इस टॉपिक में काफी इंटरेस्टेड है। उनको मैं, उनका नाम देख रहा हूं सामने, दोनों इंद्र हैं। एक सुरेंद्र हैं जो अब अभी भी लीग सिटी बोलते हैं, जबकि लीग में नहीं रहते हैं वो, और दूसरे रविंद्र हैं जो दिल्ली में है, रविंद्र कौल, आप जानते हैं उनको। आप दोनों के कुछ सवाल हैं, बिकॉज मुझे पता है आप दोनों का काफी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। तो मैं शुरू करता हूं सुरेंद्र कौल से। सुरेंद्र कौल, आपके कोई सवाल है इसके बारे, इसमें अगर आप है तो अनम्यूट करके पूछे। सबसे प्रथम नमस्कार मारा मैं तरफ डॉक्टर साहब या मे लीग सिटी मगर फुल शेयरस मज रोजान बहुत टैक्सन बह द्रास पे तो बह टैक्सस तो मे सठा अत सठी रुचि गई मे वन यन पे मे संस्कृत हो पर्व पन्निस संस्कृति सतन या क्या मगर कशर भाषा अमुक हो सकता है कि बेस लट कर मे ऐतिहासिक रूपस मज अमुक पृछुन कि यह आई कत पे, क्योंकि लाल दद हुंद जन तम सज वाक मे सह वन तो याद पेवान या सह लगभग संस्कृत हिवे अगर सह वन यमो तो यह नफर कटस निवान सह निवान कोचस मारने खतर पमिस वन बटा बटा मूड बटा वटस करहन चातन हार लज कासी शीत निवारी तृण जल करान आहार। यह मे लाल दद हुंद बूझमुत। अत मज शब्द अगर तुम वो सह अत मज फारसी या अरबिक या जन यह सो यानी कि तम वक्त यमो अत हेका वन कि कश्मीरी वर्ण कोर्मुत अत भाषा संस्कृत यम जन संस्कृत थोड़ा सा ध्यान या हिंदी ध्यान तमिस तो तारी फिक्र आई मीन लास्ट में जब लैंग्वेज पर बोलूंगा तो लैंग्वेज पर बोलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि मिड इंडो आर्यन से कैसे कश्मीरी निकली है। धन्यवाद। बस मैं उन्होंने यूत योत मे लाल डेफिनेटली स्पीक अबाउट। धन्यवाद। थैंक यू अभी मनोश्री धन्यवाद है प्रश्न पूछने अम खतर धन्यवाद। थैंक यू। हम समय कम तो नहीं दिया मैंने, समय कम तो नहीं हो, नहीं काफी। हम लोग इतने ग्रेटफुल हैं और हम आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहते। लास्ट एक सवाल रविंद्र जी, आप आजकल शारदा सीख रहे हैं,
तो आपका भी इंटरेस्ट है इसमें काफी, तो अगर आपका कुछ मेरा सवाल है सिर्फ तो। प्रॉब्लम है कि मुझे भूल जाता है, अब इस स्टेज में बहुत कुछ भूल जाता है। ये मैंने लिखे भी थे, वो मुझे लगता है वो सामने रखना पड़ेगा लिखा हुआ श्लोक जो जो उसमें लिखा है, इसका एग्जाम्पल्स जो हैं वो 2-3 मुझे सामने रखने पड़ेंगे। नहीं, कोई बानासुर कथा बहुत का अच्छा। हम बानासुर कथा में 2-4-5 एग्जाम्पल दूंगा, मुझे याद नहीं रहता है अगर तो मैं अगर सामने हम रखूंगा। अगर हमें आपकी 50% चीजें याद रहें तो हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझेंगे। जितना जितना धन्यवाद। आप याद रख चुके हैं, अगर हम उसका No, 10% the भी रखें। next one will be more interesting, obviously. यस, रविंद्र जी, आपका कुछ सवाल है? Just one doubt I have. Of course, अभी क्योंकि काफी लेट हो चुका है, मैं maybe the answer can be given in the next session. मेरे को एक पेज मनोज जी ने भेजा था, शारदा में लिखा हुआ, तो मैंने इसको ट्रांसलिटरेट किया था, पर मैं I kept on scratching my head to understand कि इसमें लैंग्वेज कौन सी है. I was not able to correlate the Sanskrit nor Kashmiri. अब वो एक शब्द में पहचान पाया, उसमें सरस्वत लिखा हुआ था, बाकी मैं नहीं पहचाना. खैर हैंड राइटिंग बहुत बेकार है उसमें, वो काफी इतना क्लियर भी नहीं था. तो आई थिंक लेट्स नेक्स्ट टाइम जब वो लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे वी कैन डिस्कस दैट. हाँ, थैंक यू। वो मैंने आपका जो आपने जो अंकल आपने जो पहला और लास्ट पेज भेजा था मैन्युस्क्रिप्ट का, वो मैंने रविंद्र को फॉरवर्ड किया था, बिकॉज आई नो वो भी अच्छा स्टडी करते हैं शारदा। तो उन्होंने अच्छा उन्होंने देवनागरी में ट्रांसलिटरेट किया उसको, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायक्रेटिक मार्क्स and lack of familiarity with the language of that time, the Kashmiri, क्योंकि लिखा तो कश्मीर लैंग्वेज कश्मीरी है, स्क्रिप्ट शारदा है, तो he could not make cogent sentences out of it. तो उसकी बात आगे करेंगे। अब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, मैं यही है कि उसको शारदा लिपि में ही कश्मीरी की आरंभिक, यही सिर्फ नहीं, बाकी जो कश्मीरी में लिखा गया है और भी 2 चीजें लिखी गई हैं, 3 चीजें कश्मीरी में शारदा स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, 11वीं सेंचुरी में, और 11वीं इस सेंचुरी में और 11 डॉक्टर लेकिन तोशकानी की वो पोइट्री नहीं है, दैट इज क्रमशैविज्म. लेकिन एक चीज मैं और ऐड करूं यहाँ पे, डॉक्टर तोशकानी के रिसर्च एफर्ट का आप मैग्नीट्यूड एसेस करें इस बात से कि इन्होंने मुझे कहा लगभग 390 या 400 पेज का ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये लिखा है 300 ये 300 पेजेस का नहीं है, 300 छंदों का है, 300 छंदों का, 300 वर्सेस हैं. तो 300 वर्सेस हैं। अब इन 300 वर्सेस को जो हमारे पास हैं, हाँ, जो हमारे पास हैं, उन 300 वरना वर्सेस इसमें 14 पेजेस जो है वो गायब हैं, 13 पेजेस गायब हैं. सो इतने 300 छंद इन्होंने शारदा के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से लेके पहले उनको देवनागरी में ट्रांसलिटरेट किया, फिर इनको समझा कश्मीरी लैंग्वेज में, फिर इसको ट्रांसलेट किया। तो आप सोचें, ये क्या बोलते हैं उसको, रोजेटा स्टोन वाला एफर्ट है ये। आप सोचे कि एक एक्सटिंक्ट, नियरली एक्सटिंक्ट स्क्रिप्ट शारदा, उसमें 15th सेंचुरी की कश्मीरी लिखी गई है, और डॉक्टर तोशकानी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट में वो 300 छंद समझे, ट्रांसलेट किए। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिसर्च। और ये हमारी कश्मीरी भाषा में सबसे पुराना अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट है, इससे पुराना हमारे पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। नहीं है, और भी थे, अच्छा, और भी हैं, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में, वो पोइट्री में नहीं है. अच्छा, पोइट्री में नहीं है। That's not, there are others also. There is one क्षुम्म संप्रदाय प्रकाश, वो क्रमशैविज्म पर है, वो 10वीं या 11वीं सेंचुरी की कश्मीरी है, जिसमें आपको में आप प्राकृत और उसमें आप फर्क, वो 3 लैंग्वेजेस में एक साथ लिखी गई है, और 3 लैंग्वेज में
30 जो वर्सेस हैं वो उस वक्त की बिल्कुल हाँ। कश्मीरी में है। और जो पहला कश्मीरी सेंटेंस है वो कल्हन ने लिखा है। अच्छा। कल्हन ने लिखा है कल अपने इसमें, रंगस हेलु दिन्ना, रंगस हेलु, हेल एक गांव का नाम है। रंग एक डोम था जो उसके सामने जिसकी वाइफ नाची थी। रंग को उसकी बेटी नाची थी, तो रंग को हेलु गांव दे दो। हाँ। रंगस, रंगस सीधा ये पाली का प्रभाव है। अस्य को डबल सो हो जाता है। रंगस हेलु, हेलु गांव का नाम है। दिन्ना दे दो। सो अंकल, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपके पुराने मित्र भी आपको दिख रहे हैं सामने। नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार अरे शेखर जी। अरे अरे, नमस्कार 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 नमस्कार। शेखर जी। अरे बहुत मैं अच्छा हुआ आपको देखकर। अरे अरे अरे, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है रही है, पता नहीं क्या क्या हो बात गया। है, क्या बात है? बुढ़ापा है और क्या है, और कुछ नहीं है। और अपनी भी सेहत ठीक नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं अब उठा हूँ। मैंने सोचा कि अब तो टाइम भी हो गया, मैं उठा हूँ। सोचा कि थोड़ी देर, जितनी देर भी हो सके आपसे मुलाकात तो हो जाए इसी बहाने। और कहाँ होती है, और कहाँ मिल पाते हैं हम, So क्या kind of करें। you, sir. So kind of you. चले, अरे क्या अगली बात बार करते हो। मैं अगली बार कृपा कीजिए आप, अगली बार आइए। हाँ, अगली बार आऊंगा। अब दिल्ली जाना ही नहीं होता अब मुझे। अब 1-1.5 साल हुआ दिल्ली गए हुए मैं ही। कहाँ जाता हूँ, मैं भी तो इसलिए आपको भी पता है इसलिए मुझे भी हार्ट मुलाकात का हुई। प्रॉब्लम हो गया। 4 महीने हाँ हो हाँ गए अब। हाँ, सुना मैंने, वो सुना मैंने। बहुत क्या तकलीफ, करता। अभी भी तकलीफ है। आई एम नॉट हाँ, सो वेल। लेकिन इसका ख्याल रखना भाई, इसका ख्याल मैं रखना, हार्ट का। पहली बार इतनी देर बैठा हूँ। हाँ हाँ। हाँ और हम नहीं चाहते हैं और स्ट्रेस करें आपको। Exactly. हम लोग तो हमको तो इतना मजा आ रहा है कि हम चाहते हैं ये बंद ही ना हो, लेकिन वो हमारी खुदगर्जी रहेगी, वो बहुत खुदगर्जी होगी हमारी इस तरफ वक्त से। मैंने नहीं बहुत नहीं थोड़ा नहीं बोला, बोल नहीं पाया, नहीं, फंस आपने गया। काफी बोला। हमने पिछले 1.5 घंटे मैं इतना अच्छी तरह से, अगर अगर अभी जितने लोग हैं उनमें से किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो लिखित के भेजें। और हम लोग, विक्रम, रश्मि, मैं, हम सब लोग इसको, सवालों को कंपाइल करके हम डॉक्टर तोशखानी को भेजेंगे। और डॉक्टर शांत बहुत हमको, अच्छा। प्रोफेसर शांत हमको ज्वाइन किए आज। और अगले हम इनका इस बानासुर कथा का एक और सेशन करवा रहे हैं, एक्चुअली 2 और। तो उसमें भी मैं हाँ हाँ, आपको वो आपने नोटिस पहले भेजूंगा। कह रखा था। हाँ, तो बड़ा मैं अच्छा नोटिस होगा। भेजूंगा। अगले और सेशन का और डेट कौन सा आपने रखा? वही हाँ, 23? अगस्त 23 रखा था। हो सकता है उससे एक हफ्ता पहले एक और सेशन कर दूं। मैं आपको बता दूंगा। कोई नहीं, आप उससे आप वही उसी दिन रखिए, आप जब मर्जी है। ठीक है, हमारे ठीक। थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ घर का सब कुछ बिखरा हुआ है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नहीं। रिनोवेशन कर रहे हैं। और इस सब में मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें खास एक आदमी है, गौरव। गौरव तोशखानी शशि शेखर तोशखानी के सुपुत्र हैं और मेरे छोटे भाई समान हैं। उनके साथ मिलके आप मैंने तो साजिश चली, बिल्कुल। उनके साथ मिलके मैंने साजिश चली और इनको कन्विंस गौ- करवाया गौरव कि गौरव गौरव वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। यस, ही वॉज यस। वेरी हेल्पफुल। हमने आपके खिलाफ साजिश करी कि हमने बोला इनको हम वर्गलाते हैं और इनसे करवाते हैं ये प्रोग्राम। तो वो मेरा, ही इज पार्टनर इन माय क्राइम। हम दोनों ने मिलकर आपको ये फंसा के इस प्रोग्राम में लाया हमारे लिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गौरव का। अच्छा, अगर अगर मनोज अगर ये अगली रिकॉर्ड हुआ ना सारा। हाँ, ये मैं आपको मनोज, रिकॉर्ड, हाँ, मैं रिकॉर्ड मैं भेजूंगा। मैं देख लूंगा। मैं ठीक है। बिल्कुल आज बिल्कुल उठने की, आप फिर मैंने कहा कम से कम नहीं, चेहरा तो आप, देख लूं एक लग बार। रहा है, शक्ल से ही लग रहा है। उठूं तो सही। तो लेकिन एक बात मैं कहूंगा, एक तो ये कि आपका बहुत बहुत, कितना हम कहें, आभार हम सब की तरफ से।
जो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा जिनकी बैकग्राउंड है या पैठ है थोड़ी सी या दिलचस्पी है थोड़ी सी, क्या आपने शेखर जी जैसे व्यक्ति के साथ बातचीत कराई, बातचीत करी उनसे और उनसे बातें सुनी? और ये जो उन्होंने जो कुछ कहा होगा, ये हमारे पास ऐसा संग्रहणीय मवाद रहेगा कि जो अगले पता नहीं कब के लिए, कब तक के लिए हमारे काम आएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी इनसे और अगर हो सके, जितना हो सके, तो इनसे करार लीजिए आप। इनसे आप बात करा रहे हैं उस पर, और उस जिस पर आप ये बात करेंगे, उस पर इस दुनिया में डॉक्टर शेखर तोषखानी के अलावा किसी ने देखा भी नहीं, उसको पता भी नहीं किसी को इस बारे में। न वो ग्रंथ देखा है एक्चुअली हाथ में, इन्होंने तो वो परखा है और बांचा है। बांचने में जो पूरा होता है ना अक्षरशः, वो इन्होंने एक ही व्यक्ति दुनिया में, इसलिए इनसे उस बारे में जितनी सूचना हो सके वो लो, और भी जितनी बातें और हो सके वो हमारे लिए, तो वो और कहीं नहीं होगा, अलभ्य है दुनिया में। इसलिए भैया मनोज बेटा, ये करा लो, और इसके लिए आप ही करा लेंगे, और कोई नहीं करा रहा। जिस तरह का आप काम कर रहे हैं बिल्कुल एक पॉइंटेड चीज है, कुछ रिसर्च वाली चीजें, कुछ पुरानी चीजें, और हमारे उन व्यक्तियों से मुलाकात जो कि अब हमारे बीच में है, एक बिल्कुल एक नैवेद्य है, ईश्वर की कृपा है कि वो हमारे बीच में हैं। तो इसलिए इसका भरपूर लाभ हमें उठाना चाहिए, और ये आप उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे लिए ये प्रोत्साहन आपकी तरफ से इतना माने रखता है। हम लोग यहाँ इतने देश से इतने दूर, लेकिन मन में ये भावना जागृत हुई है कि हम अपनी जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसको अपने साथ ही खत्म न होने दें। हम इस धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हमारे जो यंगर जनरेशन है, जिसके हमारे सामने लोग हैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मन में इतनी जोर की भावना है ये सीखने की, ये जानने की, और मेरी इसी कारण एक से ही ये चल रहा रिक्वेस्ट है। है कि अगली बार मुझे वानासुर कथा से जो कोट्स हैं वो दो चार पांच ज्यादा नहीं है, वो मैं थोड़ा हाँ, वो बड़े लिख कर हाँ, देखूंगा। मुझे कोर्स रहेंगे तो जबानी बिल्कुल। नहीं, जबानी याद नहीं रहता है, अब नहीं याद रहता। तो अगली बार वो कोर्स तो मैंने आज भी दिए। हाँ, और यहाँ कोर्स पे तो इन अ लाइटर मोमेंट मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि शांत अंकल और तोषखानी अंकल से बचपन की मेरी जान पहचान है। सब लोगों को बता दूं मैं कि शांत अंकल और तोषखानी अंकल में एक फर्क है। तोषखानी अंकल इज नॉट फॉरगिविंग, ही इज वेरी ही कैन बी वेरी अनफॉरगिविंग। अगर आपने थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ी बात की तो शांत अंकल आपको प्यार से समझाएंगे, मगर तोषखानी अंकल आपके उसी टाइम पे टोक के बताएंगे कि ये गलत किया है तुमने। तो यही साबित करता है कि तोषखानी अंकल जो आपके हैं वो मैन ऑफ कन्विक्शन हैं, और शांत अंकल जो हैं वो शांत है। प्रूव करने वाले हैं। वो उनको खुद भी अपनी कन्विक्शन पे उतना होल्ड नहीं, मैं नहीं कहूंगा विश्वास नहीं, उतना होल्ड नहीं है, ये स्पष्ट करता है। यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ अस। लेकिन ये मेरे लिए भी गनीमत है इसी बहाने, क्योंकि इस विषय पे अलग से उनको हम सुनते रहे हैं, उनको पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब फिर जब वो एक बार उस सब को याद करके बोलेंगे उस पर, तो वो हमारे लिए तो ऐसा नैवेद्य होगा जिसको हम सर माथे रखेंगे हमेशा। और हमारे बीच में, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे बीच में रहें, और हम सबके बीच में रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह सकूं, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ सिर्फ माता माता राज्ञा से। मैं खीर बवानी नहीं कहता उसे,
मैं राज्ञा खीरबानी गलत नाम है, खीरबानी कोई नाम नहीं है हमारे यहाँ, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है, हमारी किसी किताब में, हमारे लोक विश्वास में नहीं है, हमारे प्रयोग में नहीं है। सिर्फ तुलमुलिश भगवती है, विश्वना या तो तुलमुलिश भगवती नचुना राज्ञा भगवती, दैट्स ऑल। ये माता खीरबानी, That's what it is. Yeah. ये जो हुआ I have बीच में, same मैं thought. इसको डिस्करेज कर रहा हूँ। खीर भवानी कुछ नहीं है, खीर भवानी खीरबानी कुछ नहीं है। एक राजा ने वो देखा कि वो खीर चढ़ा रहे हैं और खीर भवानी बोल दिया, और तब से अब ऑफिशियली भी हो गया खीर भवानी। कितनी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। इसलिए हम राज्ञा भगवती कहेंगे, तो राज्ञा भगवती है हमारी, और क्षमा करें, या कौशल परिषद या तुलमुलिश भगवती, तुलमुलिश भगवती, तुलमुल हम हमारे तो लिए ज्यादा हम राज्ञा को रागिनिया कहते हैं। हाँ रागिनिया कहें रागिनी, हाँ तो ठीक है, रागिनिया ही कहें। आप दोनों की जानकारी के लिए रिवाइवल की बात करूं मैं, तो हमारे जो ये विक्रम जी और रश्मि जी हैं, इन्होंने अपनी छोटी पुत्री का नाम भी रागिनिया ही रखा हुआ है। वाह और ये वाकई में एक रिवाइवल हो रहा है हमारी संस्कृति का। देश से दूर हैं लेकिन रिवाइवल का कोशिश चल रहा है। एंड बाय द वे, मेरी एक एक फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस थी। ये जो आज का टॉपिक बानासुर कथा था, 50 साल से भी ज्यादा, 50 साल लगभग पहले, मैं शांत अंकल, मैं आपके मित्र से सुना था अपने पिताजी से कि तोशानी अंकल का रिसर्च है बानासुर कथा पे। मैंने अपने पिताजी से पिछले 50 सालों में 50,000 सवाल पूछे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी नहीं उनसे पूछा कि बानासुर कथा क्या है। नहीं पूछा किसी कारणवश। तो गौरव से बात हुई और गौरव से कहा कि तुम इनको बता सकते हो इस पे कराने के लिए, और ये मान गए। तो ये आज 50 साल पुराना सवाल जो मैं पूछ नहीं पाया, आज पूछ पाया। चलो चलो, चलिए धन्यवाद, चलो, थैंक यू, वी विल नॉट ट्रबल यू एनी मोर। See you all in the next session. अगले सेशन में आप सबसे मुलाकात रहेगी। Thank you very much. Yes, sir. Wonderful. अच्छा, नमस्कार एवरीबॉडी, और नमस्कार सायनी, नमस्कार सायनी। थैंक यू। Hope next time it will be better. Yeah, it will be. This was great. That will be great. Really. विक्रम, रश्मि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? This was amazing. Thank you so much. This is बहुत ही मजा आया। I'll be more elaborate. Thank you. और विस्तार से बात करूंगा। थक गया हूँ, थक जा। Thank you. हाँ, थक गए होंगे। Thank you. हाँ, थक गए होंगे। Thank you. कई देशों को तलाश है। मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा। नमस्कार। बड़ी सिर्फ 1 रुपए में गए थे।